से करते हैं। ये कहां से आवाज आ रही है? चलो जी, चलो चलो शुरू करिए जी। चलिए जी सुनिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने साउंड चैप्टर में पढ़ा वेव्स के बारे में, दो तरीके की वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर पढ़ाया अगेन दो तरीके की वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। इसको भी करने के बाद मैंने आपसे बात करी स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड जो है किस किस पर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। साथ में ये भी टॉपिक पढ़ाया था, अगर किसी भी मीडियम में साउंड प्रोपेगेट करनी है तो उस मीडियम की चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पार्टिकल्स इलास्टिक होने चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए और यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए, राइट। इसके बाद हमने बात करी थी आपके पास तीन तरीके की साउंड वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल। इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो 20 हर्ट्ज, ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज एंड अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है अबव 20,000 हर्ट्ज। ये पढ़ा था हमने। साथ में हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन सोनार में बैट्स यूज करते हैं मेडिकल पर्पस से टू डिटेक्ट दी क्रैक्स, ये पढ़ा था ना, एंड टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स, ये हम पढ़ चुके थे, राइट। क्लियर है जी। बस इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगी निशांत, ये आज खत्म हो जाएगा ना तो कल से इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है जी। इससे और पहले हमने एक और कंसेप्ट किया एको का। उससे भी पहले मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या बोला था मैंने? बोला अगर कोई भी दो लोग मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे जानना है कि दोनों की आवाजें जो है मेरे तक क्लियर पहुंचे तो क्या होना चाहिए? दोनों आवाजों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। फिर मैंने एको की बात करी। एको में क्या होता है? यही होता है कि कोई भी आपने आवाज बोली, टकरा के वापस आपके पास आई आवाज, और जब आपके पास वेव्स आ रही है उन वेव्स के बीच में 0.1 सेकंड का गैप है, तभी तो आपको वो आवाजें क्लियर सुनाई दे रही हैं। दिस इज नोन एज दी एको। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है। फिर मैंने बताया एको के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है v equals to 2d/t, where d is the distance between the sound producing object and the reflecting surface या object, है ना, t is the time duration, है ना, and v is the velocity। अब v जो है स्पीड ऑफ साउंड हर मीडियम में अलग अलग है, तो जो d डिस्टेंस है बिटवीन द साउंड प्रोड्यूसिंग एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये भी अलग अलग होगा। एयर में कितना होगा? 17.2 मीटर होगा, और टाइम को तो हम 0.1 सेकंड ही लेते हैं ऐसे करते हुए। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो वहां टाइम गिवन होगा कि दो आवाजों के बीच में कितना गैप था। यहां पर तो हम 0.1 का ले रहे हैं ना कि मिनिमम उतना है 0.1, तो मिनिमम डिस्टेंस 17 होना चाहिए, राइट। क्लियर है जी। चलो अब शुरू करना है जी हमने रेवर्बरेशन के बारे में। सुनिएगा, एको जो है ना वैसा ही कुछ सिमिलर रेवर्बरेशन है, वैसा ही कुछ सिमिलर रेवर्बरेशन है, थोड़ा सा तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, तभी अलग अलग चीजें हैं, राइट। कहीं पर भी आपको परसिस्टेंस ऑफ साउंड वर्ड दिख जाए, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, कहीं पर भी परसिस्टेंस ऑफ साउंड वर्ड दिख जाए, या कहीं पर भी रेपिटेशन ऑफ साउंड दिख जाए, नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। चलो, कहीं पर भी आपको मल्टीपल, ये रिफ्लेक्शन एक ही बात है, रेपिटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है मल्टीपल में। कहीं पर भी आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिख जाए, या कहीं पर भी आपको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग नहीं बोल रही मैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोल रही हूं, कहीं पर भी आपको वर्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड दिख जाए या मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिख जाए, इन दोनों का ही मतलब होता है रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन कहीं पर भी चाहे मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिख जाए, चाहे आपको परसिस्टेंस ऑफ साउंड दिख जाए, दोनों का ही मतलब होता है रेवर्बरेशन। कहीं पर भी ये दोनों वर्ड्स में से कुछ भी आए। स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन मींस क्या होता है कि आयरन में कितनी स्पीड है साउंड की? 5130 के करीब होती है। क्लियर है जी। कहां गया क्लास, कहां गई मेरी? चलो चलिए जी, मैं क्या बोल रही हूं आपको, चाहे आप कहीं पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ देख लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी परसिस्टेंस ऑफ साउंड देख लीजिए, दोनों का ही मतलब रेवर्बरेशन होता है, दोनों का ही मतलब रेवर्बरेशन होता है। क्लियर है जी। अच्छा, रेवर्बरेशन क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। शुभम पाटिल, कोशिश रहेगी बट जितना मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है, 15 तक ही हो पाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल ही शुरू करा दूंगी। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, रेवर्बरेशन होता क्या है? चलो डायग्राम को देखते हैं। सपोज मैं इस कमरे की बात करूं, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर वॉल है, मेरे सामने भी वॉल है जहाँ कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, राइट। मैंने कुछ बोला, मैंने ऐसा तो है नहीं कि साउंड एक ही डायरेक्शन में गई। जब मैंने बोला साउंड यहाँ पर भी गई, यहाँ पर भी गई, यहाँ पर भी गई। हो सकता है जो इधर वाली साउंड थी टकरा के मेरे पास आ गई, हो सकता है इधर वाली साउंड यहाँ से वहां गई हो, वहां से यहाँ गई हो, फिर मेरे पास आ रही हो। तो मैंने कंसिडर किया कि ये जो आवाज थी ये गई, ये टकराई, इधर टकराई और फिर मेरे पास आई, और ये वाली आवाज गई और वापस आ गई। जैसे मर्जी हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है बहुत बार टकराए, राइट।
मैंने कहा मेरे पास ये वाली आवाज वापस आ रही है और ये वाली आवाज वापस आ रही है, और इन दो आवाजों के बीच में 0.1 सेकंड का भी गैप नहीं है। अगर 0.1 सेकंड का भी गैप नहीं है, इट मींस रेवर्बरेशन। इट मींस ये जो आवाजें हैं ये मुझे क्लियर सुनाई नहीं देंगी। दिस इज नोन एज रेवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। जैसे आपने हेलो बोला ना सपोज, तो हेलो एक ही सुनाई देगा, बट वो खिंचाव आएगा उसमें और वो क्लियर नहीं सुनाई देगा, ऐसे आवाज फटी फटी आएगी। दिस इज रेवर्बरेशन। इसमें क्या होता है, साउंड की वेव मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करती है और दो साउंड की वेव्स आपके पास आती है और उन आवाजों के बीच में 0.1 सेकंड का भी गैप नहीं होता। दिस इज नोन एज रेवर्बरेशन। क्लियर है जी सभी को? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सभी को क्लियर है? क्लियर है जी सभी को? डन है? एक बार रेवर्बरेशन पढ़ ले। चलो, persistence of sound after its production. Sound persist कर रही है, वो खिंचाव नहीं आ रहा हेलो ऐसे इस तरीके से। Persistence of sound after its production is stopped is called reverberation. When a sound is produced in a big hall, its wave reflection from the walls and travel back and forth. Waves travel back and forth हुई। Due to this, energy does not reduce and the sound persists. आगे, the material having sound absorbing properties used for making the seats in big hall. आपको पता है जो भी ऑडिटोरियम्स होते हैं या फिर थिएटर्स होते हैं जहाँ आप मूवी देखने जाते हैं, उनका जो वहां पर पर्दे लगाए जाते हैं, वहां पर जो सीट्स बनाई जाती है, वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाई जाती हैं, ताकि साउंड जो है वो बार बार यूं टकराए ना, साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, बार बार यूं टकराती रहेगी, परसिस्ट करेगी, आप कैसे मूवी एंजॉय करेंगे, राइट। और एक और बात आपने देखा होगा, सीलिंग्स जो होती है वो कर्व्ड होती हैं हॉल्स की, इसीलिए कि साउंड टकरा के वापस आ जाए और हमें अच्छे से सुनाई दे जाए। साथ में पर्दे वगैरह तो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे रेवर्बरेशन और एको में क्या डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगी एको में आवाजों के बीच में 0.1 का गैप था, इसलिए वो आवाजें अलग अलग सुनाई दे रही थी। हेलो बोला था तो हेलो 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 ऐसे सुनाई दे रहा था, बट रेवर्बरेशन में आवाजों के बीच में 0.1 का गैप नहीं है। अगर आपने हेलो बोला, हेलो ऐसे सुनाई देगा, 0.1 का भी गैप नहीं है आवाजों के बीच में। एको जो है वो ओपन सरफेस में भी हो सकती है, क्लोज्ड सरफेस में भी हो सकती है। रेवर्बरेशन सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस में होती है। एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है हर मीडियम में, बट रेवर्बरेशन के लिए कोई मिनिमम डिस्टेंस नहीं चाहिए। ठीक है जी, शुभम पाटिल राइट। एको में तो क्या होता है, हेलो बोला, हेलो 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 अलग अलग आ रही है, और रेवर्बरेशन में गूंजती है एक्चुअल में। चलो दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए। Echo is the reflection of sound wave, exactly. Reverberation is created by the reflection of sound waves created by superposition of sound. Basically reverberation में दो sound की waves हमारे पास आती है ना 0.1 से पहले, तो हम कहते हैं ओवरलैप हो गई है, ओवरलैप हो गई है। Echo clear और distinguishable है, reverberation less clear है। Echo is heard when the distance between source and body is this. Minimum distance होना चाहिए कुछ। Reverberation में कोई minimum distance की requirement नहीं है। Echo is formed in both open and closed spaces, and reverberation closed spaces में ही हो सकता है। Echo तो दोनों में हो जाता है, reverberation but only in closed spaces. Distance हम determine कर सकते हैं, हाँ यही तो बात हो रही है, 17.2 मीटर, और reverberation के लिए कोई distance की बात नहीं है। वो फीट में बताया distance, दोनों के बीच में sound producing and reflecting, और ये बता दिया आपको किसके बीच में, मीटर की टर्म्स में। तो एक फीट की क्यों याद करनी, मीटर वाला याद कर लेना। क्लियर है जी सभी को? क्लियर? एको एंड रेवर्बरेशन कंप्लीट समझ आया। पेपर में रेवर्बरेशन को लेकर क्वेश्चन है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड आप लिख देंगे रेवर्बरेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप लिख देंगे रेवर्बरेशन, बस खत्म कहानी। शिवानी अब ये तो देखना पड़ेगा कि कौन सा फाइबर होता है एक्चुअल में, वो दैट इज डिफरेंस अंश, दैट इज डिफरेंट। क्लियर है जी सभी को? क्लियर, गुड, समझ आया। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी राइट, ये सब हो गया था है ना। अच्छा यहां से पढ़ना है, चलो यहां से पढ़ते हैं और इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया, कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए और कर भी देंगे। चलिएगा। अच्छा मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे साउंड के, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, याद है? हमारे पास साउंड वेव के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है जी, चलिए। खाली रूम में बच्चे दोनों हो सकती हैं, खाली बट एको के लिए कंडीशन है कि उस रूम के बीच में मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 7.2 मीटर का गैप हो, तो अगर नहीं होगा इट मींस रेवर्बरेशन। वैसे खाली रूम में दोनों हो सकती हैं। क्लियर है जी? चलो अब ध्यान से सुनना। आपके पास ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पिच डिपेंड्स ऑन, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आता है, इसमें से बहुत इजी चीज है।
पिच एक साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा नेचर कैसा है, राइट, हमारी आप बोल सकते हैं कि क्या कैपेबिलिटी, बेसिकली हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सिमिलरली हर साउंड वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, पिच होती है, उसकी लाउडनेस होती है, क्वालिटी होती है, टिम्बर होती है, तो ऐसे इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव है। पिच वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव है जो कि डिफरेंशिएट करवाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस, बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस, ठीक है। फीमेल्स की पिच बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू मेल्स के, ठीक है। और ऊपर से ये जो पिच है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पिच कम। पेपर में क्वेश्चन आया, मैम मेरे रूम में तो कुछ नहीं हो रहा है, एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरे रूम में तो कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा यूपीएससी एनडीए टॉपर, यहां पर भी नहीं हो रही रेवर्बरेशन, क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर इतना बड़ा डेस्क लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला डेस्क है, बोर्ड है, कंप्यूटर है, तकिए रखे हुए हैं उधर पुराने, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे पर्दे और भी लगे हुए हैं, कितना कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए मटीरियल्स हैं। अगर साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए है तो क्यों होगा, है ना। चलो अब आगे ध्यान से सुनिएगा। पिच वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव है जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, डन। और हम क्या बोलते हैं, फीमेल्स की पिच ज्यादा, मेल्स की पिच कम। चलो आगे सुनिएगा, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया, वाटर इज फ्लोइंग इनटू द बकेट फ्रॉम द टैप, टैप में से पानी भर रहा है बकेट के अंदर, एंड पिच ऑफ द साउंड वेव इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल बी चेंजिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया। पहले ऑप्शन में लिखा हाइट ऑफ द लिक्विड, अच्छा। सेकंड ऑप्शन में लिखा वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इनटू द बकेट, थर्ड ऑप्शन में लिखा फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली आंसर फ्रीक्वेंसी था क्योंकि पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी। अगला आपके पास लाउडनेस है। पहली बात तो लाउडनेस की यूनिट होती है, पिच की कोई यूनिट नहीं है, ना ही पिच का कोई फॉर्मूला है, लेकिन लाउडनेस का फॉर्मूला है और लाउडनेस की यूनिट है। लाउडनेस की यूनिट होती है डीबी, दैट इज डेसिबल, दैट इज डेसिबल। ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ साउंड, नॉट द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ऐसा नहीं, नॉट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो उसका आंसर डेसिबल था क्योंकि पर मिनट पर सेकंड हर्ट्ज दे रखी थी, वो तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, यही नहीं है। चलो मैं बता रही हूं जो लाउडनेस है इसकी कोई यूनिट है, दैट इज डेसिबल, और लाउडनेस डिपेंड करती है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। क्वेश्चन आया कि आपके पास टीवी रिमोट उठाया, कुछ बटन प्रेस किया और लाउडनेस बढ़ गई साउंड वेव की, पक्का क्या बढ़ गया होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है। तो पिच वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव है जो डिफरेंशिएट कराता है बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस, और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम पिच कम। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस ज्यादा। और ये जो क्वालिटी या फिर टिम्बर है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक ही बात है, क्वालिटी और टिम्बर एक ही बात है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बस ये वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का जो कि डिफरेंशिएट करवा देता है हमें उन आवाजों के बीच में जिनकी सेम पिच भी हो और सेम लाउडनेस भी हो। मतलब सुनो, मैंने क्या किया, इसी रूम में बात कर रही हूँ, सेम मीडियम है, सेम टेम्परेचर है, सेम ह्यूमिडिटी है इसी रूम में। मैंने कहा मैंने 2-3 डिवाइसेस लिए साउंड प्रोड्यूस करने वाले, एक ले लिया तबला, एक ले लिया गिटार, एक ले लिया पियानो, तीनों को चलाया, तीनों से सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली साउंड प्रोड्यूस हुई, सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली साउंड प्रोड्यूस हुई। फिर भी हमें पता चल गया कि भाई ये तबले की आवाज है, ये पियानो की आवाज है, ये गिटार की आवाज है। क्यों? क्वालिटी या फिर टिम्बर के कारण। हर साउंड वेव अलग अलग होती है, चाहे बेशक सेम लाउडनेस और सेम पिच हो। ये किसके कारण हमें पता चलता है? क्वालिटी या टिम्बर के कारण। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का व्हिच हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड वेव्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। क्लियर है जी? तो ये 3 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड थे। स्क्वायर क्यों किया आकाश कुमार? वो फॉर्मूला में ही है स्क्वायर, मैंने नहीं किया, वो एक्चुअल में फॉर्मूला इस तरीके से है। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? गुड, समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। आप एक बार रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो जल्दी से। दैट इज व्हाई अ मैन्स वॉइस हैज अ लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उनकी लो पिच होती है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड विल बी। देखो यहां लिखा भी होगा, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Thus, if the amplitude is increased by 3 times, loudness will increase by 9 times. क्लियर है जी? डेसिबल इसकी यूनिट है डीबी। क्लियर है जी सभी को? चलो आगे क्वालिटी के बारे में पढ़ लो। Quality is that characteristic of sound which helps us to distinguish between the sounds produced by different sound producing objects, even if they are of same loudness and pitch. क्लियर है जी सभी को?
चलो आ जाओ जी सीधा सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम शुरू कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलो अच्छा, इससे भी पहले एक और बात सुन लो, पीरियोडिक। आपने सुना पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे सन का घूमना, अर्थ का घूमना अराउंड सन, मून का घूमना अराउंड अर्थ। जैसे कि हर 12 घंटे बाद, सपोज अभी 10 बज रहे हैं तो 12 घंटे बाद 10 बजेंगे, है ना। सपोज 11 बज रहे हैं, 12 घंटे बाद 11 बजेंगे, राइट। तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस होना, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक, जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं होता, दैट इज नॉन पीरियोडिक। सिंपल। चलो अब आपके पास पीरियोडिक मोशन आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है जी ऑसिलेटरी मोशन में एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मेरे पास ये पेन टैब है, पेन है, यहां पर इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, ये यहां गया वापस आया, यहां गया वापस आया, दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली। पर क्या अर्थ का घूमना अराउंड द सन ऑसिलेटरी है? नहीं। पीरियोडिक तो है, बट अर्थ का घूमना अराउंड द सन नॉन ऑसिलेटरी है। अर्थ का घूमना, अर्थ अराउंड द सन, दैट मोशन इज नॉन ऑसिलेटरी। बट क्या अगर मैं एग्जांपल लूं पेंडुलम का, दैट इज ऑसिलेटरी। हाँ, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पेंडुलम अपना मोशन रिपीट कर रहा है और टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है, तो है पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी हुआ एंड पीरियोडिक हुआ। क्लियर है जी? हाँ, नंबर्स है, सपोज मेरे पास इवन नंबर है, मेरे पास ऑड नंबर है। क्या हर नंबर इवन होगा क्या? नहीं। क्या हर नंबर ऑड होगा क्या? नहीं। कुछ नंबर्स इवन होंगे, कुछ नंबर ऑड होंगे। सिमिलरली मेरे पास ये जो पीरियोडिक मोशन है, ये कुछ ऑसिलेटरी होंगे और कुछ नॉन ऑसिलेटरी होंगे। क्या हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी होगा? नहीं। अर्थ का घूमना पीरियोडिक है, बट ऑसिलेटरी थोड़ी है, नॉन ऑसिलेटरी है, राइट। इतना बेसिक समझते हैं। चल अब अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं, वो आगे फर्दर डिवीजन है ऑसिलेटरी मोशन की। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक इज अ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। साथ में उसमें एक और चीज ऐड होती है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। क्लियर है जी? तो जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक पीरियोडिक, एक ऑसिलेटरी मोशन है। कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी है, तभी अलग नाम रखा है, राइट। क्या है वो एक्स्ट्रा चीज अभी बताती हूँ, ठीक है। एक ना एग्जांपल समझते हैं। आपने वर्क एनर्जी पावर में भी मेरे साथ वो कंसेप्ट किया होगा, समझते हैं। मेरे पास, चलो पेंडुलम ना लेकर हम ये कोई स्प्रिंग के साथ कर लेते हैं। ये फिक्स्ड एंड है स्प्रिंग का, ये लिया मैंने स्प्रिंग और एक मास m नाम का अटैच कर दिया। डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो यहां पर इस स्प्रिंग की, इस मास की बेसिकली रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन समझते हो? रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन, ट्रू पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक बात है, सारी एक ही बात है। चाहे मैं इस पोजीशन को रेस्ट पोजीशन लिखूं, ट्रू पोजीशन लिखूं, ओरिजिनल पोजीशन लिखूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखूं, सब ये एक बात है। डन, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? चलो अब क्या किया मैंने, स्प्रिंग को थोड़ी सी फोर्स लगा दी, ऐसी थोड़ा सा फोर्स लगाई, तो ये इस तरीके से करने लग गया, वाइब्रेट या ऑसिलेट इस तरीके से रहे। तो मैंने नोटिस करा यहां पर स्प्रिंग आ गया जी, यहां पर इस केस में स्प्रिंग आ गया यहां पर, और इस केस में स्प्रिंग चला गया यहां पर, ठीक है। तो मैंने नोटिस करा इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो इतनी हुई। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, पहले यहां पर था देखा जाए, अब यहां चला गया तो इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, और यहां कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, सपोज x। तो जैसे ही मैंने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, स्प्रिंग ऑसिलेट करने लग गया और डिस्प्लेसमेंट हुई दोनों बार कुछ कुछ, x कुछ नाम की डिस्प्लेसमेंट हुई। तभी अग्री कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैंने नोटिस करा, अगर मैं इस केस में नोटिस करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है। सभी अग्री कर रहे हैं? हाँ, इस डायरेक्शन में हुई है। और अगर इसमें देखूं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है ना। ओरिजिनल पोजीशन यहाँ है, यहां से यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगी है। दोनों ही केसेस में अपने आप एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जिसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मीन पोजीशन। मतलब देखो इस वाले केस में देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में। बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन इधर है, तो रीस्टोरिंग फोर्स चाहेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर ले, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है, बॉडी की पोजीशन ये है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगी इधर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरीके का पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन होता है, इन विच देयर एग्जिस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, और ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा
टुवर्ड्स मीन पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हैं ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम क्या बोलते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। साथ में नेगेटिव साइन भी लगाते हैं जस्ट टू इंडिकेट डायरेक्शन, दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां जो कांस्टेंट आया दैट इज के, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन in which there exists a restoring force which is directly proportional to the displacement but opposite in direction। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? शुभम पाटिल आप एक बार देख लो। क्लियर है जी? मैम रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। यही तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैम ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट भी तो लेफ्ट में होगा, क्यों लेफ्ट में होगा? यहां पर रेस्ट पोजीशन है, पहले यहां पर था, ये ओरिजिनल पोजीशन है, इधर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिनल लगेगी जो कि ये थी। यहां पार्टिकल इधर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स फिर इधर लगेगी। क्लियर है जी? सभी को क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सभी को समझ आया? सभी को क्लियर है? राइट, चलो बहुत ही बढ़िया। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ पीरियोडिक मोशन इज वन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। टी जो पूरा एक टू एंड फ्रो मोशन का चक्कर है, दैट इज टाइम पीरियड। हाँ, ये तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है बच्चे जो मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बताया था, ऑलमोस्ट वही है। नॉन पीरियोडिक व्हिच डज नॉट रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन, एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, ना कि अर्थ का घूमना। यही लिख रहा है ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक। देखो पीरियोडिक का टाइप है ना, ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी, राइट? सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी तो पीरियोडिक है ही ना, राइट? चलो जल्दी से डेफिनेशन पढ़ो फिर हम आगे बढ़े। मैम जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, सबर कर लो जरा, बता देती हूं मैं भी। क्लियर है जी सभी को? चलो पढ़ लो जल्दी से। Simple harmonic is a special type of periodic and oscillatory motion where there exists the restoring force on the moving object and is directly proportional to the magnitude of object displacement and act towards the object's mean position। क्लियर है जी? मैम जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट लगेगी क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट लगेगी। हरीश आप एक बार दोबारा देखेंगे तो मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप एक बार रीड कर लो इसको। आकाश कुमार आप देख रहे हो आप क्या लिख रहे हो? क्लियर है जी? चलो अच्छा, चलो आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ, उससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले ये पढ़ो फिर बताती हूँ। अच्छा मुझे बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। मैं आपसे पूछूं फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? आप बोलते हो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यही होती है फोर्स की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट? सभी मानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास कांस्टेंट रहता है? हाँ। क्या k कांस्टेंट है? हाँ। क्या a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया? हाँ। तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आकाश कुमार झा ठीक है जी, ठीक है, जो भी फोर्स की डायरेक्शन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन वही होती है, वेरी करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं होती हर बार। तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की। क्लियर है जी सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? सभी को क्लियर है? क्लियर है जी सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? रीड करना। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना हर एक पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक व्हिच इज ट्रू।
दोबारा देख लो बच्चे, वैसे मैंने इतने अच्छे से रिपीट किया था, पर चलो कोई बात नहीं, देख लो दोबारा, कोई बात नहीं, देख लो। आपके पास ये कोई भी स्प्रिंग है, ये यहाँ पर m मास अटैच है, ये स्प्रिंग की फिक्स्ड पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ट्रू पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है। यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, x की वैल्यू 0 थी, तो रीस्टोरिंग, f मींस यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स है, ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी 0 है। अब मैंने स्प्रिंग के ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर दी, रीस्टोरिंग फोर्स तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, अप्लाइड फोर्स थोड़ी सी कर दी मैंने, ठीक है। अब मैंने नोटिस किया वो स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वो, और यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर आ गया। दोनों में स्प्रिंग ने डिस्प्लेसमेंट शो करी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं कहीं चले गए। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो इस डायरेक्शन में हुई, ऑब्वियसली ना, ओरिजिनल पोजीशन ये है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो इस डायरेक्शन में हुई। जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, और अगर मैं इन केसेस में देखूं, यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई, बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन, ट्रू पोजीशन इधर है, तो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस तरफ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई, बॉडी यहाँ पर है, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। क्लियर है जी? अब समझ आया? मैं बोल दूंगी आकाश कुमार, ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ आ गया? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच देयर एग्जिस्ट अ रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है जी? बच्चे वो मटेरियल टू मटेरियल भी करेगा ना डिपेंड, ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है जी? मैम रीस्टोरिंग फोर्स फॉर अप्लाइड के अपोजिट होता है, बोल सकते हैं। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल जैसा ही तो है, डिट्टो, बिल्कुल वही, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल वही चीज है। क्लियर है जी सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। ये तो पढ़ लिया आपने, सभी ने पढ़ लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इतने क्वेश्चंस आए हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को लेकर कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। ये जो बोला था ना दया, जैसे टाइम पीरियड मतलब पेंडुलम यहाँ पर है, जैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको स्प्रिंग का दिखाया ना, वैसे ही सिंपल पेंडुलम भी करता है, ठीक है, वैसे ही सिंपल पेंडुलम भी करता है। मेरे पास ये पेंडुलम यहाँ पर है, गया वापिस आया, गया वापिस आया, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, where L is the length of the simple pendulum, G is the acceleration due to gravity। तो ये आपके पास पेपर में इतने क्वेश्चन आते हैं, इसको लेकर इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हर बार पेपर में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को लेकर क्वेश्चन आया। पहला बेसिक क्वेश्चन किसके ऊपर बेसिस पर, कि लेंथ को चेंज कर दिया और m को चेंज कर दिया, तो आप बताओ पेंडुलम का टाइम पीरियड बदल जाएगा? हाँ, तो वो देगा कि लेंथ को डबल कर दिया या लेंथ को हाफ कर दिया, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस तरीके से चेंज होगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। मास ऑफ बॉब को बदल दिया, जैसे पेंडुलम है ना, उसको नीचे मास अटैच है कोई m नाम का, तो फॉर्मूला में तो मास है ही नहीं, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मास को बदल भी दो, हमें क्या लेना। क्लियर है जी? चलो अगला कंसेप्ट का जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो आया है टेम्परेचर को लेके। टेम्परेचर को लेके, अगर ये जो पेंडुलम है, इसकी जो स्प्रिंग है वो मेटल की बनी है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर टाइम पीरियड पर असर पड़ेगा? तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है, अगर ये जो स्प्रिंग है ये मेटल की बनी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, अगर लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इस बेसिस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आया। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच टेम्परेचर पर, बट अगर ये कंसेप्ट दे तो फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकर। हम पोल्स पर गए, पोल से इक्वेटर पर आ गए, टी विल इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ आया? चलो बहुत ही बढ़िया। क्लियर है सभी को? गुड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये देखना, सेकंड पेंडुलम हम उस पेंडुलम को बोलते हैं जिसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 2 सेकंड होता है। बेसिकली 2 पाई अंडर रूट L बाय G उसका किसके बराबर होता है? 2 सेकंड के बराबर होता है। ऐसे पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। मैम लेंथ बढ़ने पर टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ बढ़ी तो T की वैल्यू विल इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना L के। तो टेम्परेचर का पुनीत कुमार मैं दोबारा बता देती हूँ, मेटल्स के केस में आया। मेटल्स ना टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपैंड होते हैं, फूल जाते हैं, उनकी लेंथ भी बढ़ जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, एरिया भी बढ़ जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आए, जो पेंडुलम है इसकी जो स्ट्रिंग है वो बनी हुई थी मेटल से, आपने रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय 20 डिग्री, क्या टाइम पीरियड विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल रिमेन सेम? तो जब वो मेटल का बना हुआ है और मेटल टेम्परेचर बढ़ाने पर फूलती हैं तो लेंथ बढ़ गई, उसकी लेंथ बढ़ गई तो टी विल इंक्रीज स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं बट टी विल इंक्रीज। पेपर में ये सवाल आया था। क्लियर है? इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस दोनों मिक्स आते हैं। अगर 4 क्वेश्चंस है तो 2 न्यूमेरिकल्स 2 थ्योरी भी आ सकती है, अगर 3 क्वेश्चंस हैं तो 2 न्यूमेरिकल्स 1 थ्योरी भी आ सकती है। क्लियर है? गुड है जी। चलो यहां पर देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास, अच्छा आपने कभी नोटिस करा है लकड़ी का दरवाजा जैसे ही आप खोलते हो
साउंड आती है और वो धीरे से साउंड आनी फिर बंद हो जाती है। जब भी आपने लकड़ी का दरवाजा से खोला कुछ आवाज आती है फिर वो आवाज आनी बंद हो जाती है, यानी एम्पलीट्यूड का मोर लाउडनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ना। तो अगर आपके पास ये जो एम्पलीट्यूड है ये डिक्रीज हो विद टाइम, ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर द ऑसिलेशंस फॉर व्हिच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एंड अनडैम्प्ड कौन से जिनके लिए एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहा, दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। जिनके जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है, वो नहीं डिक्रीज होता विद टाइम, दैट ऑसिलेशंस आर नोन एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। जनरली तनुत्सव मेटल्स के लिए होता है, वैसे तो सॉलिड्स के लिए होता है बट जनरली हम मेटल्स बोलते हैं। जतिन सर की क्लास से पीकॉक की आवाज आएगी क्योंकि वहां से क्लास ले रहे हैं जहां पे पीकॉक है। जी में क्वेश्चन पूछा गया बहुत पहले, आप पोल्स पर थे, टाइम पीरियड की वैल्यू उतनी थी, अब आप इक्वेटर पर चले गए तो टी विल इंक्रीज और टी विल डिक्रीज, ऐसा क्वेश्चन आया था। सेकंड पेंडुलम बताऊंगी बच्चे, भी क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू में। कुछ नहीं है, ऐसा पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड आता है, ऐसे पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, याद रखना है डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक के भी फॉर्मूलाज हैं। चलो सुनिएगा, पेपर में सिंपल हार्मोनिक के ऊपर सिर्फ टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन नहीं आया 2π√L/g बस नहीं, पेपर में और क्वेश्चंस भी आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर। कहीं पर भी आपको ये इक्वेशन दिख जाए y = a sin, कहीं पर भी आपको ऐसी कोई इक्वेशन दिख जाए y = a sin ωt + phi, समझ जाना ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। कहीं पर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो समझ ही जाइएगा डायरेक्ट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। y = A sin ωt + phi, वेयर y इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। a क्या है जी यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, एंड साइन तो ऑब्वियसली साइन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड t इज द टाइम एंड phi इज द फेज। phi बेसिकली पोजीशन बताता है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं मुझे वेलोसिटी बताओ, क्या अगर आप इसको डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या वेलोसिटी निकल जाएगी? हाँ, dy/dt वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या अगर आप इसको और डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो आपको याद रखना है, पेपर में पूछेगा ये इक्वेशन दे रखी है, बताओ मोशन कैसा है बॉडी का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी भी साइन और कोसाइन की टर्म्स में ऐसी इक्वेशंस आए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, कुछ और मैंने आपको पढ़ाना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लास्ट में पूछेगा, पहले इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। मेरे पास कोई भी सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पर ये एम मास का कोई बॉब है उसके साथ अटैच है सिंपल पेंडुलम के साथ। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन होती है आप सभी जानते हैं, ये पोजीशन है रेस्ट पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन, है ना, या ट्रू पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, सभी मान रहे हैं। रेस्ट पोजीशन, ट्रू पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, ये सभी इस पोजीशन को कहते हैं। ये पेंडुलम यहाँ पर था, रेस्ट पर था, कोई डिस्प्लेसमेंट इसने शो नहीं करी। क्या पेंडुलम वाइब्रेट करेगा? हाँ, वो ऐसे जाएगा तो वाइब्रेट ऑसिलेट ही तो कर रहा है। अब ये मेरे पास पेंडुलम है, मैंने कहा मैक्स वो यहां गया तो वो यहां भी तो जाएगा, हाँ यहां जाके फिर ही तो मैक्सिमम पर जाएगा। तो जब पेंडुलम सपोज यहां पर था तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, सपोज मैंने ले ली x, सपोज x1 ले लो, x1, और पेंडुलम कितना ज्यादा एक्सट्रीम गया कि उससे ज्यादा वो आगे जा ही नहीं रहा, दैट पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशंस दो होती हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, मान लो मेरे पास ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, यहां पर है, गया वापस आया, गया वापस आया, कितनी एक्सट्रीम पर जाकर वापस आया, दैट पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, दैट पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है हर बार पार्टिकल, मतलब मेरे पास ये कोई पेंडुलम है, यहां जा रहा है, जैसे यहां तक गया बस, तो वो यहां पर भी तो जाएगा ना, ऑब्वियसली यहां जाके फिर तो मैक्सिमम कवर अप करेगा। तो पेंडुलम यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा, फिर मैक्सिमम रेड वाले पर जाएगा, एंड मैक्सिमम रेड वाली पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये मैं व्हाइट वाला हटा रही हूं। ठीक है, क्लियर है जी सभी को? सभी को क्लियर है? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं नागेंद्र, मैंने अभी कुछ बताया नहीं, अभी रिपीट करने को कुछ बचा ही नहीं। अभी तो मैंने बस नॉर्मल बोला, मेरे पास कोई पेंडुलम है, यहाँ पर है, ये पोजीशन रेस्ट पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है, ट्रू पोजीशन है। ठीक है, पार्टिकल गया मैक्सिमम इधर, वापस आया, गया मैक्सिमम इधर, वापस आया, इन पोजीशंस को हमने बोला एक्सट्रीम पोजीशंस। डन है? क्लियर है सभी को? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब पार्टिकल यहाँ पर है, रेस्ट पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर, ट्रू पोजीशन पर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। पार्टिकल मूव ही नहीं किया, 0 डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सभी मान रहे हैं। मैम मीन पोजीशन भी इक्विलिब्रियम वाली होगी, हाँ हाँ, मीन इक्विलिब्रियम रेस्ट सभी एक ही बात है, यहाँ पर मीन भी लिख दो। क्या यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुई जब पार्टिकल रेस्ट ट्रू पोजीशन मीन पोजीशन पर था? नहीं हुई। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0, क्या रिस्टोरिंग फोर्स 0? हाँ, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई तो क्यों रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी? तो रिस्टोरिंग फोर्स भी 0। अच्छा, क्या अगर रिस्टोरिंग फोर्स 0
तो क्या एक्सेलरेशन जीरो? हाँ, F इक्वल्स टू m में अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। कोई डाउट तो नहीं इसमें, सभी को समझ आया? अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन की, एक्सट्रीम कितना एक्सट्रीम गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां हुई, x मींस यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब पेंडुलम यहां पर था, यहां पर भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट थी पर मैक्सिमम नहीं थी। मैक्सिमम वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है और इवन किसके बराबर होती है? एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है हम उसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, क्या इट मींस या रीस्टोरिंग फोर्स F मैक्सिमम? हाँ। क्या अगर यहां पर फोर्स मैक्सिमम, क्या इट मींस एक्सेलरेशन मैक्सिमम? बिल्कुल मैक्सिमम। इतना समझ आया? इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है इतने में तो बताइए। मैम इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चे, मतलब कुछ नहीं होता यहां पर, मतलब तो आपका बाद केमिस्ट्री वगैरह में होता है, यहां पर तो हम पोजीशन बोल रहे हैं। कोई डाउट इसमें, इतने कंसेप्ट में? कोई डाउट? यशवंत मैं तो कोशिश कर ही रही हूं बच्चे। कोई डाउट इतने कंसेप्ट में? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोलिए। सभी को समझ आया? रेस्ट ओरिजिनल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इवन एम्पलीट्यूड के बराबर, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम और फोर्स मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को कुछ डाउट नहीं? सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जो मैं बताने वाली हूं उसमें जरूर डाउट आएगा, पक्का आएगा, पर ध्यान से सुन लेना, एक बारी में समझ लेना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो भी आप मोशन में पढ़ते हैं ना, काइनेटिक और पोटेंशियल वगैरह के बारे में, वो अलग चीजें हैं। यहां पर जो हमने पढ़ना है वो अलग है, आपस में रिलेट मत करना, ठीक है? मत करना, पहले ही बोल रही हूं। कोई पूछना मतलब ये दोबारा मत पूछना मैम लीनियर में तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मैं बोल तो रही हूं ये सिर्फ यहां पर है, वैसे ऐसा नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई। क्या मैं हाइट बोल सकती हूँ सबसे ज्यादा हाइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है? हाँ बिल्कुल, हाइट ज्यादा है तो हाइट ज्यादा, क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? हाँ बिल्कुल होगी, हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मैंने आपको पढ़ाया आज सिंपल हार्मोनिक मोशन में हर एक पॉइंट पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फिर जीरो होगी, ऑब्वियस सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो तो वेलोसिटी कितनी? जीरो, खत्म कहानी। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, जो हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं रेस्ट पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर बात करूं, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? जीरो, कोई हाइट ही नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तभी तो सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इट मींस वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट था। बहुत बच्चों के दिमाग में होगा कि ऐसे कैसे, ये तो रेस्ट पोजीशन है, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे? ऐसा ही होता है सिंपल हार्मोनिक में। जैसे जैसे पार्टिकल यहां से दूर जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है और यहां पर आकर जीरो हो जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर होती है। तो पहले याद रखना डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक्सेलरेशन याद हो जाएगा। फिर याद रखना हाइट की टर्म्स में, वेलोसिटी की टर्म्स में याद रखोगे मुश्किल होगी। हाइट की टर्म्स में याद रखना, यहां हाइट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक जीरो तो वेलोसिटी जीरो, यहां पोटेंशियल जीरो तो काइनेटिक मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम। क्लियर है? ये डाउट रहता है बच्चों को, इसलिए पहले ही बोल रही हूं, ये कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होना। बता दिया मैंने आपको कैसा कंसेप्ट है, आप एक बार देख लीजिए। इसीलिए शुभम पाटिल, बट बच्चों को ये समझ नहीं आता ना रेस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे, तो इसीलिए मैंने आपको वो कंसेप्ट इस तरीके से कराया है। वगैरह का फॉर्मूला बता दूं, खत्म करूं फिर मैं कहानी आपकी। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, है ना? डिस्प्लेसमेंट का y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 या फिर x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। हाँ, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के लिए सेम होगा पंकज, ठीक है? यही बताया था फॉर्मूला। अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूं, इसका dx बाय dt करूं डिस्प्लेसमेंट का, तो वेलोसिटी निकलेगी ना, राइट? है ना? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करूंगी, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करूंगी तो वेलोसिटी तो निकलती है। तो मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव करा, मेरे पास ये शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। करने को आप ऐसे कर लो, बट ये ज्यादा इजी है। तो याद रखना, ये रटना ही पड़ेगा फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। डेरिवेटिव थोड़ी कर करके निकालोगे पेपर में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तो कर ही लो। नहीं होता या फिर तो देखो और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो पूरा याद नहीं हो रहा तो डेरिवेटिव करके निकालना फिर प्रॉपर, ठीक है? डन है? चलो चलो सुनो क्या बोल रही हूं मैं। मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। डन। अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूं तो वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। कर लो, चाहे वैसे याद रख लो, नहीं तो डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लो। सिंपल हार्मोनिक के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज द एम्पलीट्यूड एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो बड़े काम की बात, मैंने आपको खुद ही बताया था ना मीन पोजीशन पर, खुद ही बताया था मीन पोजीशन पर क्या बोला था कि आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सभी को याद है? तो बताया था ना, करके देखें क्या? अच्छा, मीन पोजीशन पर आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये कितना होता है? जीरो होता है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना? जीरो होता है। तो क्या आपके पास मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ओमेगा ए आ गई? हाँ। एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने आपको क्या कहा था? एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपकी वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है ना?
आपको खुद ही पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड के बराबर आ गई, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, तो वेलोसिटी इज 0, खत्म। यही तो पढ़ाया था। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? बेसिकली आप ये बस फॉर्मूला याद रख लो, ये तो मैंने आपको बताया ही है, वो तो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखो ऐसे ही आया था, ऐसे ही आया था ना, तो बस ये फॉर्मूला याद रख लो। डन है? अच्छा, एक और फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है, तो वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस ये दो फॉर्मूलाज याद रख लो, आपका काम बन गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए, कराऊंगी बच्चे, कराऊंगी, पहले छुरी तो खत्म कराऊंगी इसकी। क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेहा मैम की क्लास है कब? ठीक है, 11:30 अभी तो टाइम है। चलो, क्लियर है जी? कहने का मतलब है हमने पढ़ा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा यहां पर बच्चे आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है जी? सभी को क्लियर? गुड। बोल दूंगी आदित्य वर्मा। सभी को क्लियर है? गुड, समझ आया? हाँ, आज बर्थडे है नेहा मैम का। चलो, क्लियर है जी सभी को? गुड। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv स्क्वायर पता है ना आपको फॉर्मूला, वेलोसिटी पता है, लगा के निकाल लीजिएगा। याद रखना चाहते हैं तो रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, नहीं रखना चाहते तो मत रखिएगा, ये आपकी इच्छा है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रखना चाहते हैं तो रखिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी तो वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, बाकी में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ ठीक है, हरीश में और करा भी नहीं रही बच्चे, और पॉसिबल ही नहीं है पीवाई वैसे तो कर सकते हैं आप, करना चाहे तो मैं तो पीवाई यूज करा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बता दो, डन करो, बताओ कर लें क्या, खत्म करें क्या? कल इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, बताओ। कर लें क्या? ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बताइए, कर लें क्या? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, वो डिस्प्लेसमेंट का ही तो था, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट। खत्म करें क्या? कर लेते हैं, थोड़े से कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते, चलो थोड़े से कर लेते हैं। इवनिंग में नहीं होता बच्चे, मेरे घर पे स्टूडियो नहीं लगा हुआ ना यहाँ पर, तो मैं कहीं और से आके बार बार नहीं आ सकती ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मतलब ठीक है, कभी कभी तो चलो काम है तो आना भी पड़ेगा, बट बार बार मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही बार में आके कर लूँ। अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी लेने का वो कर, मतलब बिल्कुल अब तो लेनी ही है एक्स्ट्रा क्लास, वहाँ पे तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगी आपके लिए लेने का। ये स्टूडियो डिफरेंट है बच्चे, अभी मैं अम्बाला वाले स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ। मैंने आपको बताया तो हम सामान वगैरह शिफ्ट करने आए थे, तो अभी हमने दोबारा दिल्ली जाना है। सामान हमारे कमरों में जो भी हमारा रेंट पे जहाँ हम रह रहे थे, जहाँ भी मैं रह रही थी, वहाँ सामान पड़ा हुआ है सारा, तो वहाँ से सारा लेकर आना है। बाकी टीचर्स दूसरे स्टूडियो से ले रहे हैं, मैं अम्बाला वाले से ले रही हूँ। एक मिनट, कॉपी नहीं हो सकता है। चलो आंसर बोलिएगा बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। करते हैं पुष्पेंद्र प्रताप यादव, इसका भी कुछ करते हैं जुगाड़। चलो आंसर बताना, इसमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग साउंड वेव? कैन ट्रैवल इन वैक्यूम? ऑब्वियसली नो, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम सही है, बट साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स नहीं है। आपका भी ऑप्शन करेक्ट है, डी नहीं। हिमेश चौधरी सोच रहे हैं, पता नहीं अभी भी कर रहे हैं जुगाड़, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कोई जगह अच्छी, मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है ना इंसान, और बहुत मनी लगती है, बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बच्चे। 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी चाहे कल कर लेंगे। आंसर बताइएगा।
द साउंड क्रिएटेड इन बिग हॉल परसिस्ट, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, आपको बताया था परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या है, रेवर्बरेशन है, ए ऑप्शन। क्लियर है जी? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया था कौन सी यूनिट नहीं है यहाँ पर, डेसिबल, वो क्योंकि वो यूनिट किसकी है, लाउडनेस की, पर सेकंड पर मिनट, ये तो सभी आपको बताया यूनिट है ही है फ्रीक्वेंसी की। चलिए, इसमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अच्छा जी, फोर्स सेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज इन सेम डायरेक्शन, नहीं जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर इज कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी इज नॉट पीरियोडिक, रॉन्ग, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है जी? सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें, सभी को समझ आया, गुड है। चलो, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। कौन सा इसमें से ट्रू है रिगार्डिंग साउंड वेव कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, हाँ, कैन नॉट करेक्ट है ना, एयर से कर सकती है, वैक्यूम से नहीं कर सकती, साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम इज रॉन्ग, यही पूछा था, कौन सा नॉट करेक्ट है। अगला, इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है अबाउट साउंड, साउंड एट ट्रैवल्स एट अ स्पीड स्लोअर देन लाइट, हाँ बिल्कुल सही, साउंड आर ट्रांसवर्स इज रॉन्ग, साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल, चलो ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, डन। साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, हाँ, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो साउंड की स्पीड ज्यादा, बिल्कुल सही, हमारा जो रॉन्ग है वो बी ऑप्शन है। चलिए ठीक है जी, फिर काम करेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। शिवानी चाहिए क्या, मतलब हो सकती है, बट सर की क्लास बहुत जल्दी, और सर जहाँ रहते हैं वो बहुत दूर है, जहाँ वो स्टूडियो है कंपैरेटिवली टू उसके, तो वो एक क्लास के लिए मतलब उनको आना पड़ेगा स्पेशली, होने को हो सकती है, बट क्योंकि उनकी बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, फिर बहुत जल्दी। शिवानी मतलब उसमें सही नहीं लग रहा क्या, बस आप मुझे ये बताओ, अगर सही लग रहा है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, सही नहीं लग रहा तो बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, बाकी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, या कल देख लेंगे एक बार, मैं सारी कराई दूंगी, देख लूंगी जैसा भी होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं जी टुमारो, कल की क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे कल शुरू करना ही करना है, मिलते हैं जी टुमारो। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी।